हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा के क्रम में हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। अपव्यय शब्द का विलोम है। अपव्यय शब्द का विलोम पूछा गया है दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया है अधिव्यय, दूसरा ऑप्शन है व्यय, तीसरा ऑप्शन है मितव्यय और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे अपव्यय शब्द का विलोम क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी मितव्यय। क्वेश्चन नंबर 61 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मितव्यय। दोस्तों, ध्यान रखना अपव्यय शब्द का विलोम होता है मितव्यय। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है अनिश्चित जीविका। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। अनिश्चित जीविका इसके लिए एक सही शब्द क्या होगा बताना है आप लोगों को। पहला ऑप्शन दिया है आंशिक सेवा, दूसरा है अस्थायी सेवा, तीसरा है अर्ध रोजगार और चौथा है आकाशवृत्ति। तो दोस्तों, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी आकाशवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी आकाशवृत्ति यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है अतिथि का पर्यायवाची। अतिथि का पर्यायवाची पूछा गया है दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया है अमृत फल, दूसरा ऑप्शन है उन्नयन और चौथा ऑप्शन है आगंतुक। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आगंतुक और चौथा ऑप्शन है आजन्म। तो दोस्तों, अतिथि का पर्यायवाची क्या होता है आप सभी इससे परिचित होंगे। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आगंतुक। और चीज एक दोस्तों आप लोग याद रखिए, अतिथि के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं। आगंतुक तो एक हो ही गया और एक होता है पाहुन। पाहुन ये भी आप कहीं नोट कर लीजिए दोस्तों। और एक होता है मेहमान। मेहमान और एक दोस्तों होता है पाहुना। पाहुना ये सारे पर्यायवाची आप दोस्तों कहीं नोट कर लीजिए। और एक पर्यायवाची शब्द होता है, थोड़ा सा टफ है, अभ्यागत। अभ्यागत भी ये अतिथि का पर्यायवाची होता है। तो दोस्तों, मैंने क्या बताया, अतिथि का पर्यायवाची क्या होता है ऑप्शन नंबर सी आगंतुक और अतिथि के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं पाहुन, मेहमान, पाहुना और अभ्यागत। ये अतिथि के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है दिए गए विकल्पों में से काया काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा होगा। काया का समानार्थी विकल्प पूछा है, कौन सा होगा देखते हैं। पहला ऑप्शन है चक्षु, दूसरा ऑप्शन दिया है तम और तीसरा ऑप्शन है तरु और चौथा ऑप्शन है गात। तो दोस्तों, काया का समानार्थी शब्द बताना है। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी गात ये काया का समानार्थी शब्द होता है, आप लोग याद रखना। और दोस्तों, काया के अन्य समानार्थी शब्द क्या क्या होते हैं आप लोग कहीं इसको नोट कर लीजिए। काया के अन्य समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होते हैं शरीर, शरीर और क्या होता है, और होता है देह, देह और दोस्तों होता है तन और होता है बदन, बदन और होता है दोस्तों, थोड़ा सा ये टफ है, वपु, वपु। ये दोस्तों आप जो टफ वाले हैं यहाँ पे देखा होगा, काया का समानार्थी अगर यहाँ पे पूछता तो अगर ऑप्शन में शरीर या देह या तन लिख देता तो आप लोग सब बहुत अच्छे से जान जाते कि यही विकल्प होगा। लेकिन यहाँ पे काया के समानार्थी शब्दों में या पर्यायवाची शब्दों में टफ कौन कौन से हैं, ये जैसे गात लिखा है, गात और वपु, ये चीज इस पर आप ज्यादा फोकस करिए। बाकी ये देह, तन और बदन ये सब आप लोग जानते होंगे कि ये काया के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। शुद्ध वर्तनी को चुनिए। शुद्ध वर्तनी को चुनना है। पहला ऑप्शन लिखा है आशीर्वाद, आशीर्वाद ये ऐसे लिखा है। दूसरा ऑप्शन लिखा है ये ऐसे आशीर्वाद। तीसरा लिखा है आशीर्वाद ये इस तरीके से और चौथा ये इस तरीके से आशीर्वाद लिखा है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा आशीर्वाद सही लिखा है, किस आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 में राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
आप सभी जानते हैं आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, आशीर्वाद, आशीर्वाद, ये इसकी शुद्ध वर्तनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये जो तीनों आशीर्वाद लिखे हैं ये गलत हैं, ये गलत लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। इसमें भी आपको शुद्ध शब्द बताना है कि किस शब्द की शुद्ध वर्तनी है। पहला ऑप्शन लिखा है श्रवण, दूसरा ऑप्शन है सवर्ण, तीसरा ऑप्शन है श्रवण और चौथा ऑप्शन है श्रवण। इसमें ये मूर्धन्य सा बनी है और यहाँ पे ये दंती सा बनी है ये चीज। तो दोस्तों किसकी इसमें शुद्ध वर्तनी है ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, श्रवण। श्रवण ये इस तरीके से, श्रवण ये शुद्ध है, बाकी ये तीनों वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं, आप लोग याद रखना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है आंख फेरना मुहावरे का अर्थ है। आंख फेरना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया है प्रेम पूर्ण दृष्टि डालना, दूसरा ऑप्शन है पहले जैसा प्रेम न रखना, तीसरा ऑप्शन दिया है किसी वस्तु को ऊपर से नीचे तक देखना और चौथा ऑप्शन दिया है किसी वस्तु पर उड़ती नजर डालना। तो दोस्तों आंख फेरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पहले जैसा प्रेम न रखना। ये आंख फेरना मुहावरे का अर्थ होता है। और दोस्तों एक चीज जो आप ये यहाँ पे देख रहे हैं, पहला ऑप्शन लिखा है प्रेम पूर्ण दृष्टि डालना, इसके लिए मुहावरा क्या होगा, इसके लिए मुहावरा होता है आंख मिलाना। क्या होता है, आंख मिलाना, मिलाना। ये चीज आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। आंख फेरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, पहले जैसा प्रेम न रखना। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या होता है, हो गया ऑप्शन नंबर बी। और जो ये पहला ऑप्शन दिया है प्रेम पूर्ण दृष्टि डालना, इसके लिए मुहावरा क्या होगा, इसके लिए मुहावरा हो जाएगा आंख मिलाना। ये चीज भी आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आना ये मुहावरा लिखा है, इस मुहावरे का सही अर्थ पूछा गया है, क्या होगा। पहला ऑप्शन है बुरा हाल होना, दूसरा ऑप्शन है पराजित होना, तीसरा ऑप्शन है बचपन की याद करना और चौथा ऑप्शन दिया है भूख लगना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या होगा, छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बुरा हाल होना। ऑप्शन नंबर ए, बुरा हाल होना क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर होगा। और दोस्तों जो ये पराजित होना लिखा है ऑप्शन नंबर बी में, इसके लिए मुहावरा क्या होता है, पराजित होना, इसके लिए मुहावरा होता है मुंह की खाना। पराजित होना इसके लिए मुहावरा क्या होगा, मुंह की खाना, मुंह की खाना। ये भी आप लोग याद रखना। और दोस्तों जो ये भूख लगना लिखा है, भूख लगना ऑप्शन नंबर डी में, भूख लगने के लिए एक मुहावरा क्या होता है, पेट में चूहे दौड़ना। इससे तो आप परिचित ही होंगे, पेट में चूहे दौड़ना, चूहे दौड़ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 में क्वेश्चन क्या था, छठी का दूध याद आना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, इसका सही अर्थ होगा बुरा हाल होना। और दोस्तों जो ये पराजित होना लिखा है, इसके लिए मुहावरा क्या होगा, मुंह की खाना। और दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी में भूख लगना, इसके लिए मुहावरा क्या होता है, पेट में चूहे दौड़ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लाइन क्या दी है देखेंगे, कन्या की खाली स्थान के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। देखते हैं, पहला ऑप्शन लिखा है बारी, दूसरा ऑप्शन है पगड़ी, तीसरा ऑप्शन है हत्या, चौथा ऑप्शन है दृष्टि। तो यहाँ पे कौन सा उचित विकल्प भरा जाएगा ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हत्या। यानी कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, हत्या। वाक्य क्या हो जाएगा देखेंगे, कन्या की हत्या के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है यक्ष देवों की एक खाली स्थान होती है, वाक्य को उचित विकल्प से पूर्ण करें।
यक्ष देवों की एक खाली स्थान होती है, वाक्य में उचित विकल्प का प्रयोग करके पूर्ण करें। पहला ऑप्शन दिया है प्रकार, दूसरा ऑप्शन है जाति, तीसरा ऑप्शन है कोटि और चौथा ऑप्शन दिया है रूप। तो दोस्तों इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 70 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा? जाति। यहाँ पे भरा जाएगा जाति। पूरा वाक्य क्या हो जाएगा? यक्ष देवों की एक जाति होती है, ये पूरा वाक्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। बादल घिर आए और बारिश होने लगी। बादल घिर आए और बारिश होने लगी रचना की दृष्टि से वाक्य है। ये रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा ऑप्शन है आज्ञावाचक वाक्य, तीसरा ऑप्शन है निषेध वाचक वाक्य या चौथा ऑप्शन है संयुक्त वाक्य। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त वाक्य। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में बताता हूं दोस्तों। रचना की दृष्टि से वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है कौन? सरल वाक्य। पहला होता है सरल वाक्य और दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा कौन सा होता है? मिश्र वाक्य। रचना की दृष्टि से दोस्तों वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 में बादल घिर आए और बारिश होने लगी रचना की दृष्टि से ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये रचना की दृष्टि से दोस्तों संयुक्त वाक्य है। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पे कौन सा अशुद्ध वाक्य लिखा है देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है उसे जल्दी घर जाना था, दूसरा ऑप्शन है मुझे वहां नहीं जाना है, तीसरा ऑप्शन है वे लोग जा रहे हैं और चौथा ऑप्शन दिया है पिता ने मेरे से कहा। तो कौन सा वाक्य इसमें अशुद्ध है ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, पिता ने मेरे से कहा। यह अशुद्ध वाक्य होगा। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों? इसका शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा पिता ने मुझसे क्या कहा। इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? पिता ने मुझसे कहा, मुझसे कहा, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बाकी ये ऑप्शन नंबर ए, ये भी आपका बिल्कुल शुद्ध लिखा है। बी में मुझे वहां नहीं जाना है, ये भी बिल्कुल शुद्ध है। और सी में वे लोग जा रहे हैं, ये भी बिल्कुल एकदम शुद्ध वाक्य लिखा है। यहाँ पे आप लोगों को अशुद्ध वाक्य का चयन करना था। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, पिता ने मेरे से कहा। और पिता ने मेरे से कहा, इस वाक्य का शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों? पिता ने मुझसे कहा, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। संधि विच्छेद क्या दिया है? सूधन उक्ति। सूधन उक्ति में इसका वाक्य क्या होगा? ये संधि विच्छेद यहाँ पे दिया है। पहला ऑप्शन लिखा है शक्ति, दूसरा है शोक्ति, शेक्ति, तीसरा ऑप्शन है सूक्ति और चौथा ऑप्शन है शैक्ति। तो दोस्तों सूधन उक्ति आप सभी लोग जानते होंगे। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी, सूक्ति। ये इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर होगा। और दोस्तों अगर बात कर लें कि सूक्ति में संधि कौन है, सूक्ति में कौन सी संधि है, अगर इसकी बात की जाए तो दोस्तों सूक्ति में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि होगी इसमें। ये चीज भी आप लोग याद रखना। तो दोस्तों सूक्ति का संधि विच्छेद क्या होता है? सूधन उक्ति। और इसमें संधि कौन सी होती है? इसमें होती है दीर्घ संधि। ये भी आप लोग याद रखना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है दिए विकल्पों में से स्वागत, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सॉरी दोस्तों, ये आप लोगों को बताना है। दिए विकल्पों में से स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है सुधन आगत, दूसरा ऑप्शन है स्वधन आगत, तीसरा ऑप्शन है स्वधन अगत और चौथा ऑप्शन दिया है स्वाधनगत। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 में इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग देख रहे हैं सुधन आगत। ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि छोटी कक्षाओं में ये बहुत एग्जाम्पल फेमस है, स्वागत का संधि विच्छेद। तो स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है? सुधन आगत। और अगर यहाँ पे संधि की बात कर ली जाए कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो दोस्तों स्वागत में संधि होगी यण संधि।
ये चीज भी आप लोग याद रखना। स्वागत में कौन सी संधि होगी? इसमें होगी यण संधि। तो दोस्तों स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है? सुधन आगत। और इसमें संधि की बात कर लें अगर कौन सी होगी तो इसमें होगी यण संधि। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण है ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है अंधकूप, दूसरा ऑप्शन दिया है गृह प्रवेश, तीसरा ऑप्शन है तिरंगा और चौथा ऑप्शन है सुख दुख। कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है ये आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 75 में। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए जो दिया है अंधकूप, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है होगा। और इसकी अगर विग्रह की बात कर ली जाए तो इसका समास विग्रह क्या होगा? अंधा है जो कूप। क्या होगा अंधकूप का? अंधा है जो कूप। अंधा है जो कूप, ये इसका विग्रह हो जाएगा। तो दोस्तों कर्मधारय समास किसमें होगा? ऑप्शन नंबर ए अंधकूप में। अगर और इसका विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह होगा अंधा है जो कूप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। बहुत ही फेमस पंक्ति है दोस्तों और इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? देखते हैं। पहला ऑप्शन है श्लेष अलंकार, दूसरा ऑप्शन है उपमा अलंकार, तीसरा है रूपक अलंकार और चौथा ऑप्शन दिया है रूप कतिशयोक्ति अलंकार। तो दोस्तों चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी रूपक अलंकार। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रूपक अलंकार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? में कौन सा अलंकार है ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों ये उदाहरण भी बहुत फेमस है, आप लोग बचपन से इसको भी पढ़ते आ रहे हैं। कनक कनकते सौगुनी मादिकता अधिकाय। ऑप्शन क्या है देखेंगे, पहला है यमक अलंकार, दूसरा है अनुप्रास अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार। और दोस्तों एक चीज याद रखिए, यहाँ पे कनक कनक यमक अलंकार क्यों है यहाँ पे, ये चीज भी आप लोग देखिए। यमक अलंकार की डिफिनीशन क्या होती है? जहां पर एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है या दो से अधिक बार होती है लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहां पे यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे एक कनक का अर्थ क्या होगा? एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ क्या होगा? धतूरा। धतूरा। तो दोस्तों यहां पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। और अनुप्रास अलंकार की डिफिनीशन क्या होती है? जहां पे एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है, और एक ही शब्द की कई अर्थों में प्रयुक्त हो वहां पे, एक ही शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त हो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। ये चीज भी आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। यहां से दोस्तों ये पैसेज है और 78 से 80 तक, 80 नंबर तक ये आपको पैसेज से इसके आंसर देना है। तो पैसेज देख लेना दोस्तों, मैं इसके आंसर आप लोगों को बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन है इसका 78। आप लोग दोस्तों पैसेज की प्रैक्टिस करके जरूर जाइए, क्योंकि न्यू पैटर्न पर इस बार आपकी परीक्षा कंडक्ट होगी। तो पेपर कैसे बनेगा, पैसेज प्रैक्टिस सेट वालों ने दिए हैं दोस्तों। तो पैसेज जरूर 1 से 2 नंबर का आएगा, तो आप लोग पैसेज की प्रैक्टिस करके जरूर जाइए। पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे, सजीव भाषा का अर्थ है। सजीव भाषा का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन दिया है मनुष्य की भाषा, दूसरा है जीव की भाषा, तीसरा है ठहरी भाषा और चौथा है गतिमान भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गतिमान भाषा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है शब्द ग्रहण दोष क्यों नहीं है, गुण कैसे है? क्या है? शब्द ग्रहण दोष क्यों नहीं है, गुण कैसे है? इसमें आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है क्योंकि शब्द भंडार भाषा की समृद्धि का परिचायक है, दूसरा ऑप्शन दिया है शब्द ग्रहण बाजार की जरूरत है, तीसरा ऑप्शन है शब्द ग्रहण से व्याकरण मजबूत होता है और चौथा ऑप्शन दिया है शब्द ग्रहण से वाक्य अधिक अर्थ देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्योंकि शब्द भंडार भाषा की समृद्धि
का परिचायक है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 और आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन। हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द कहे जाएंगे। हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द कहे जाएंगे, ये क्वेश्चन है। ग्रामर का क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया है तत्सम शब्द कहे जाएंगे, या दूसरा ऑप्शन है तद्भव शब्द कहे जाएंगे, या तीसरा ऑप्शन है देशज शब्द कहे जाएंगे, या चौथा ऑप्शन है विदेशी शब्द कहे जाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विदेशी। हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द कहे जाएंगे, विदेशी शब्द कहे जाते हैं दोस्तों ऐसे शब्द जो किसी दूसरे देश की भाषा से ग्रहण कर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। तो दोस्तों विदेशी शब्द किन्हें कहा जाता है? जो शब्द किसी दूसरे देश की भाषा से ग्रहण कर हिंदी की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। और ये कौन कौन से होते हैं? तो एक तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जैसे क्या है, इरादा, इरादा ये विदेशी शब्द है, या इशारा ये भी विदेशी शब्द है। और दोस्तों पेंसिल ये भी विदेशी शब्द है, पेंसिल, पेंसिल। और दोस्तों डॉक्टर ये भी विदेशी शब्द है, डॉक्टर। तो दोस्तों हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द क्या कहे जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी, विदेशी शब्द कहे जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप सभी बहुत जल्दी से दोस्तों नौकरी पाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।